अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर GDC बुधन। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि तलब की लचक पजीरी। आइए आज हम तलब की लचक पजीरी का मफ़हूम देखेंगे, साथ ही साथ हम तलब की लचक पजीरी के मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम, साथ ही साथ कीमत तलब की लचक पजीरी क्या है और ये कितने किस्म की होती है, इन तमाम के बारे में क्या है मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The elasticity of demand is defined as the rate of the change in quantitative demand for a given changes in price. It is primarily related to the extension or contraction of demand for a fall or rise in price. Hence, this is called price elasticity of demand. But there are other factors which influence elasticity of demand, and accordingly we have three types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. आइए हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। दरअसल तलब की लचक पजीरी से मुराद शय की किसी एक मुतग़य्यर जिन पर तलब का इन्हिसार होता है, तनासुबी या फ़ीसदी तब्दीली के रद्द अमल के तौर पर मक़दार तलब में आने वाली फ़ीसदी या तनासुबी तब्दीली है। वो तग़य्युरात शय की कीमत, मुतल्लिक़ा अशिया की कीमतें, सारिफ़ की आमदनी हो और सारिफ़ की पसंद व तरजीहात वग़ैरह होती हैं, जिसकी वजह से ये तब्दीली क्या है वाक़ई होती है। मक़दार तलब में आने वाली फ़ीसदी तब्दीली को किसी एक मुतग़य्यर जिन पर तलब का इन्हिसार होता है उसमें आने वाली तब्दीली से तक़सीम किया जाता है, तभी हमें तलब की लचक पजीरी हासिल होती है। दरअसल तलब की लचक पजीरी फ़र्द, मुक़ाम, वक्त और शय के बदलने से बदल जाती है। मसलन चावल हो, नमक, तरकारियाँ और घी वग़ैरह, इनकी कीमतों में इजाफ़े के बावजूद इनकी मक़दार तलब में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती है। ठीक उसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर हो, एयर कूलर्स, TV, वॉशिंग मशीन, ऐसी तमाम की कीमतें थोड़ी सी अगर उसमें कमी बेशी होती हैं तो उसकी मक़दार तलब में क्या होता है, ज़बरदस्त तब्दीली पाई जाती है। तलब की लचक पजीरी का जो तसव्वुर है, सबसे पहले मिल और कॉर्नाट माहिर माशियात ने जुदाई शक्ल में क्या है से पेश किया था। बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने इसे साइंटिफिक तरीक़े से क्या है वाज़ेह किया है। अब हम मार्शल के लिहाज से देखते हैं कि मार्शल ने तलब की लचक पजीरी की तारीफ़ किस तरह बयान की है। तो मार्शल कहते हैं कि शय की कीमत में कमी से मक़दार तलब में मामूली या बड़ा इजाफ़ा होने के मुताबिक मार्केट तलब की लचक पजीरी बड़ी या मामूली होगी, यानी कि अगर शय की कीमत में थोड़ी सी कमी बेशी वाक़ई होती है तो उससे मक़दार तलब में क्या है मामूली या बड़ा इजाफ़ा क्या है अमल में आता है। जबकि मिसेस जॉन रॉबिन्सन, इनका कहना है कि तलब की लचक पजीरी कीमत या पैदावार की किसी भी सतह पर कीमत में मामूली तब्दीली के नतीजे में मक़दार ख़रीद में तनासुबी तब्दीली होती है, जिसे कीमत में तनासुबी तब्दीली से क्या है तक़सीम किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि तलब की लचक पजीरी से मुराद अशिया की वो हिस्सासियत है जिसकी वजह से उनकी कीमतों में मामूली या बड़ी कमी या इजाफ़ा क्या है वाक़ई होता है, या उनसे उनकी निस्बतन या कम मक़दार क्या है तलब की जाती है। तो ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं, तलब की लचक पजीरी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि लचक पजीरी के अक़साम क्या हैं। दरअसल लचक पजीरी वो पैमाना है जिससे हम किसी आज़ाद मुतग़य्यर में आने वाली जो तब्दीली होती है उस तब्दीली से उसके मुताल्लिक़ा मुनस्सिर जो मुतग़य्यर होता है उसकी असर पजीरी की सतह या तनासुब की क्या है पैमाइश करते हैं। मसलन कीमत सारिफ़ की आमदनी, मुतबादिल अशिया,
या तकमीली अशिया की कीमतें वगैरह। आज़ाद मुतग़य्यरात हैं और शय की मक़दार तलब पर क्या है ये मुनसिर जो होते हैं वो मुतग़य्यर होता है। लचक पजीरी इस बात की वजाहत करती है कि किस तरह किसी एक आज़ाद मुतग़य्यर में आने वाली तब्दीली के नतीजे में किसी मुनसिर मुतग़य्यर में कितनी और किस हद तक क्या है तब्दीली पेश आती है। आइए इस सिलसिले में हम लचक पजीरी की किस्मों के बारे में क्या है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि तलब की लचक पजीरी जो पाई गई है वो 4 तरह की होती है। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कीमत तलब की लचक पजीरी। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और चौथा है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कीमत तलब की लचक पजीरी, आमदनी तलब की लचक पजीरी, मुतख़ातिब तलब की लचक पजीरी, इश्तिहारी तलब की लचक पजीरी। तो इस तरीके से ये अक़साम क्या है पाए गए हैं। आइए हम एक एक का क्या है इनफरादी मुताला करते हैं। व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कीमत तलब की लचक पजीरी क्या है। तो दरअसल कीमत तलब की लचक पजीरी से मुराद किसी शय की कीमत में तब्दीली से उस शय की तलब में तब्दीली का वाक़ई होना है। इस हिस्से में कीमत तलब की लचक पजीरी, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें, उसकी पैमाइश के हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों और तयन के बारे में भी क्या है हम उस बहस करेंगे। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कीमत तलब की लचक पजीरी के जो तसव्वुर है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। इन्होंने इस तसव्वुर को क्या है तरक्की दी है। वो कहते हैं कि किसी ख़ास शय की कीमत में आने वाली तब्दीली से मक़दार तलब में हमेशा क्या है एक जैसी तब्दीली नहीं आती है। कीमत तलब की लचक पजीरी दरअसल एक शय की कीमत में तब्दीली के असर के तौर पर उसकी मक़दार तलब में आने वाली तब्दीली की पैमाइश करती है, जबकि दीगर चीज़ें जो होती हैं वो मुस्तकिल होती हैं। इस तरह कीमत तलब की लचक पजीरी मक़दार तलब में आने वाली जो फ़ीसद तब्दीली होती है और उसकी कीमत में आने वाली फ़ीसद तब्दीली का वो तनासुब होता है। प्रोफेसर मार्शल ने कीमत तलब की लचक पजीरी की पैमाइश करने के लिए एक फार्मूला भी क्या है पेश किया है। वो कहते हैं कि तलब की लचक पजीरी मसावी है शय की मक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली। तो इस तरीके से शय की मक़दार तलब में जो जिस तनासुब से फ़ीसद तब्दीली वाक़ई होती है, अगर हम उसको कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से अगर हम तकसीम करते हैं तो हासिल होने वाला जो तनासुब होता है वो तलब की लचक पजीरी क्या है कहलाता है। तो यहाँ पर वाज़ेह रहे कि तलब की लचक पजीरी की पैमाइश के वक्त दिगर चीज़ों जैसे आमदनी हो या मुतल्लिक़ा अशिया की कीमतें हों या हमारी पसंद हो, तरजीहात वग़ैरह हो, उन सबको क्या है मुस्तकिल तसव्वुर किया जाता है, यानी जिनमें क्या है कोई तब्दीली ना आती हो। ये भी वाज़ेह रहना ज़रूरी है कि मक़दार तलब में पाए जाने वाला जो माकूस ताल्लुक़ होता है उस ताल्लुक़ की वजह से कीमत तलब की लचक पजीरी भी मनफी होती है। सहूलत और आसानी की खातिर हम मनफी अलामत को क्या है यहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ लचक पजीरी की क़दरी अदद को क्या है मलहूज़ रखते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि आमदनी यानी कि तलब की लचक पजीरी क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आमदनी तलब की जो लचक पजीरी है उससे मुराद सारिफ की आमदनी में आने वाली तब्दीली, यानी कि इजाफ़ा भी हो सकता है या कमी भी हो सकती है, उससे मक़दार तलब में पैदा होने वाली असर पजीरी या तब्दीली क्या है यहाँ पर आमदनी तलब की लचक पजीरी कहा जाता है। यानी कि आमदनी में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली वाक़ई होती है उसको हम यहाँ पर आमदनी तलब की लचक पजीरी कहते हैं, जबकि दीगर चीज़ें क्या है मुस्तकिल होना ज़रूरी है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आमदनी तलब की लचक पजीरी मसावी है मक़दार तलब में होने वाली फ़ीसद तब्दीली बटे सारिफ की आमदनी में होने वाली फ़ीसद तब्दीली। तो आमदनी तलब की जो लचक पजीरी होती है वो मियारी या नॉर्मल अशिया जैसे कि दूध है, गोश्त वग़ैरह है, इस सिलसिले में मुस्बित होती है, और अदना अशिया जैसे कि दलिया या कनकी वग़ैरह है, इस सिलसिले में क्या है वो मनफी पाई जाती है। आइए अब हम तीसरा देखते हैं, वो है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इश्तिहारी तलब की लचक पजीरी। इश्तिहारी तलब की जो लचक पजीरी होती है वो इश्तिहार के ज़रिए से वाक़ई होने वाली तब्दीली की वजह से तलब में तब्दीली का वाक़ई होना होता है।
Advertising elasticity of demand refers to the proportional changes in demand of a commodity due to the proportionate change in a advertising expenses. यानी कि जो इश्तिहार पर जो अखराजात किए गए हैं उन अखराजात की वजह से तलब में क्या है जो तब्दीली वाक़ई होती है उससे हम इश्तिहारी तलब की लचक पजीरी भी क्या है कहते हैं. Advertising elasticity is measure of and the advertising campaigns effectiveness in generating sales. Formula: effective elasticity of demand is equal to proportionate change in demand for a product. यानी कि जो हमें जिस चीज़ की तलब है उसकी में जो फ़ीसदी तनासुब के लिहाज से जो तब्दीली वाक़ई होती है उसको अगर हम क्या है प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो हम इश्तिहारी अखराजात वगैरह करे थे उसमें जो तनासुबी तब्दीली वाक़ई हुई है इन दोनों को आपस में तकसीम करने के बाद क्या है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हासिल होता है. इसको हम प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या है कहा जाता है. ये दोनों सेम है यानी कि इश्तिहारी और ये तनासुबी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो दोनों क्या है हम मानों में क्या है इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें जो अखराजात क्या है इश्तिहार पर पेश आते हैं उसमें वाक़ई होने वाली तब्दीली से तलब पर जो असर पड़ता है उसमें वाक़ई होने वाली तब्दीली को क्या है यहाँ पर तनासुब मालूम किया जाता है और उसके ज़रिए से क्या है इस लचक पजीरी को देखा जाता है. एक और किस्म है जिसका नाम है तब्दीली यानी कि यहाँ पर बताया गया था कि मुतखाते जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. तो मुतखाते तलब की जो लचक पजीरी है उससे मुराद किसी शय की जो मकदार तलब में होने वाली वो तब्दीली है जो उसकी मुताल्लिक़ा शय की कीमत में होने वाली तब्दीली का नतीजा होती है जबकि दीगर चीज़ें क्या है मुस्तकिल पाई जाती हैं. यहाँ पर अशिया की तलब में क्या है तब्दीली वाक़ई हो रही है क्योंकि उसके मुताल्लिक़ा अशिया की क्या है कीमतों में क्या है तब्दीली वाक़ई हुई है. तो किसी शय की मुताल्लिक़ा अशिया की कीमतों में अगर तब्दीली वाक़ई होती है तो उसके ज़रिए से जो अशिया की तलब में जो तब्दीली वाक़ई होती है उससे क्या है मुतखाते तलब की लचक पजीरी या फिर क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या है कहा जाता है. आइए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितनी किस्में क्या है पाई गई हैं. तो बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर ये 5 किस्म का होता है. टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि कीमत तलब की लचक पजीरी जो है वो यहाँ पर क्या है 5 किस्म की पाई जाती है. पहली है यानी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो मुकम्मिल यहाँ पर क्या जिक्र किया गया है कि ये जो यानी कि किस्म जो पाई गई है वो मुकम्मिल लचकदार तलब होती है. जबकि दूसरी जो किस्म पाई गई है वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है यानी कि ये मुकम्मिल गैर लचकदार क्या है तलब होती है. तीसरी यहाँ पर जिक्र किया गया है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी कि निस्बतन लचकदार तलब क्या है इसे कहा जाता है. चौथा है रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि निस्बतन गैर लचकदार तलब इसे कहते हैं. और आखिरी जो पाई गई है वह है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि तलब की इकाई लचक पजीरी क्या है इसे कहा जाता है. यहाँ पर हम चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या है 5 किस्में बताई गई हैं. पहली जो जिक्र की गई है रिलेटिवली, फिर इसका रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक. इस तरीके से ये 5 किस्मों का क्या है यहाँ पर जिक्र किया गया है. आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं हम परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मुकम्मिल लचकदार तलब का. जो मुकम्मिल लचकदार तलब यहाँ पर जिक्र किया गया है वो इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि मुकम्मिल लचकदार तलब को लामुतनाही तलब के नाम से भी क्या है यहाँ पर मौसूम किया जाता है. यानी कि कीमत में आने वाली एक छोटी सी तब्दीली के नतीजे में तलब में आने वाली लामुतनाही तब्दीली को मुकम्मिल लचकदार तलब क्या है कहा जाता है. इसे इन्फिनिटी यानी कि लामुतनाही यानी कि इस ज़रिए से क्या है इसे ज़ाहिर किया गया है. यानी मुकम्मिल लचकदार तलब किसी तलब की सूरत में शय की मकदार तलब मुकम्मिल तौर पर क्या है वो तब्दील हो जाती है जिसमें आने वाली तब्दीली का फ़ीसद कीमत में आने वाली तब्दीली के फ़ीसद के बिलमुकाबिल क्या है लामुतनाही होता है. इसलिए तलब की लचक पजीरी को लामुतनाही यानी कि इन्फिनिटी की अलामत के ज़रिए से क्या है ज़ाहिर किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर क्या है ग्राफ में ज़ाहिर किया गया है कि यहाँ पर जो ख़त तलब है एक्स महवर कि ऐन मुतवाज़ी क्या है सीधा क्या है होता है
اور مکمل لچکدار طلب کی عددی قدر کیا ہے لامتناہی ہوتی ہے، یعنی کہ ED = انفینیٹیو کے ذریعے سے کیا ہے یہاں پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر فرض کیجیے کسی شے کی قیمت کیا ہے 10 روپے پائی گئی ہے اور طلب 100 اکائیاں ہیں، تو قیمت میں تبدیلی کے بغیر اگر مقدار طلب میں 120 اکائیوں تک اضافہ ہو جاتا ہے تو طلب کی لچک پذیری کیا ہے یہاں پر لامتناہی شکل میں کیا ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو خط طلب جو ہے وہ افقی خط مستقیم جو ایکس محور کے عین متوازی ہوتی ہے، اور لچک کی جو قدر ہوتی ہے وہ لامتناہی کیا ہے یہاں پر پائی جاتی ہے۔ آئیے دوسری قسم دیکھتے ہیں جس کا نام ہے مکمل غیر لچکدار طلب، یعنی کہ ہم اسے پرفیکٹلی ان الاسٹک ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہتے ہیں۔ مکمل جو غیر لچکدار طلب ہے اسے یعنی کہ صفر لچکدار طلب بھی کیا ہے کہا جاتا ہے، یعنی کہ ED = 0۔ اس صورت میں قیمت میں آنے والی تبدیلی مقدار طلب پر یہاں پر کیا ہے کوئی اثر کیا ہے نہیں رکھتی ہے، یعنی کہ قیمت میں تبدیلی سے طلب غیر اثر انداز کیا ہے یہاں پر ہوتی ہے۔ مثلاً اگر نمک ہے تو نمک یہاں پر کیا ہے مکمل غیر لچکدار طلب کا حامل ہوتا ہے، جس کی طلب کی لچک پذیری کیا ہے 0 پائی جاتی ہے۔ تو مکمل جو غیر لچکدار طلب کی عددی قدر جو ہوتی ہے وہ 0 کیا ہے بتائی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں خط طلب جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ خط طلب کا جو ہوتا ہے وہ محور پر عمودی یعنی کہ کھڑا ہوا کیا ہے پایا جاتا ہے، جبکہ پہلے جو شکل پائی گئی تھی جس میں کیا ہے طلب کا جو خط تھا وہ ایکس محور کے متوازی کیا ہے حاصل ہوا تھا، یعنی کہ وہ عین متوازی سیدھا کیا ہے حاصل ہوا تھا جو لامتناہی کو ظاہر کر رہا تھا، جبکہ اس شکل میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہاں پر جو خط طلب حاصل ہوا ہے وہ محور پر عمودی یعنی کہ کھڑی ہوئی شکل میں کیا ہے وہ پایا گیا ہے۔ مثلاً اگر کسی شے کی قیمت 100 روپے ہے اور اس پر مقدار طلب 100 اکائیاں ہیں، تو اگر قیمت میں اضافہ ہو کر 12 روپے یا گھٹ کر 8 روپے ہو گیا ہے تو دونوں صورتوں میں مقدار طلب مستقل پائی گئی ہے، یعنی کہ یہ ویسے کے ویسے ہی کیا ہے برقرار ہے، اس میں قیمتوں میں اضافہ ہونے پر اور نہ ہی کمی ہونے پر کوئی تبدیلی کیا ہے پیش نہیں آتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے کیا ہے پرفیکٹلی ان الاسٹک ڈیمانڈ کہا گیا ہے اور اسے ED = 0 کے ذریعے سے کیا ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم یہاں پر کیا ہے ایک اور قسم کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا نام ہے یونیٹری الاسٹک ڈیمانڈ، جسے کہتے ہیں طلب کی اکائی لچک پذیری۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے جہاں پر قیمت میں آنے والی فیصد تبدیلی اور اس کے نتیجے میں مقدار طلب میں آنے والی فیصد تبدیلی دونوں کا جو تناسب ہوتا ہے وہ مساوی ہوتا ہے، یعنی کہ طلب کی ایسی لچک پذیری کو اکائی کے برابر کیا ہے لچک پذیری کیا ہے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ شکل سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہے ED = 1 ہے، یعنی کہ یہاں پر جو قیمت میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس لحاظ سے طلب میں بھی کیا ہے مساوی یکساں کیا ہے تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر کسی شے کی قیمت 10 روپے ہے اور اس پر مقدار طلب 100 اکائیاں ہیں، جب قیمت کم ہو کر 8 روپے تک پہنچ جاتی ہے تو نتیجے کے طور پر مقدار طلب میں بھی اضافہ ہو کر 20 اکائیوں تک کیا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمت میں تبدیلی کا جو تناسب ہے وہ مقدار طلب میں آنے والی تبدیلی کے تناسب کے دونوں کیا ہے مساوی ہوتا ہے۔ طلب کی اکائی جو پائی گئی ہے اس میں طلب کی جو لچک پذیری ہے وہ اکائی کے برابر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جو خط طلب ہوتا ہے وہ خط طلب کی شکل قائمی خطا یعنی کہ زائد یعنی کہ ریکٹینگولر ہائپربولا جسے ہم کہتے ہیں اس شکل میں کیا ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی قسم ہے نسبتاً لچکدار طلب، جسے ہم یہاں پر یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جسے ہم ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نسبتاً لچکدار طلب سے مراد وہ کیفیت جس میں کسی شے کی قیمت میں آنے والی چھوٹی سی فیصدی تبدیلی، اچھا سنیے، کسی شے کی قیمت میں آنے والی چھوٹی سی فیصدی تبدیلی کے نتیجے میں شے کی مقدار طلب میں ایک بڑی فیصدی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شے کی قیمت میں تو معمولی سی تبدیلی واقع ہو رہی ہے لیکن مقدار طلب پر اس کا بہت ہی گہرا اثر پڑ رہا ہے، یعنی کہ ایک بڑی تبدیلی کیا ہے وہاں پر پیش آ رہی ہے، جہاں پر لچک پذیری کو اکائی سے بڑھ کر کیا ہے قرار دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ED > 1 یعنی کہ ED بڑا ہے 1 سے، وہ کیا ہے یہاں پر پیش کیا جاتا ہے یا کیا ہے ظاہر کیا جاتا ہے۔
मसलन अगर किसी शय की कीमत 10 रुपये है और मकदार तलब 100 इकाइयाँ हैं, तो अगर कीमत में कमी होकर 8 रुपये हो जाती है तो नतीजे के तौर पर तलब 150 इकाइयों तक क्या है पहुँच जाती है। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि कीमतों में तो मामूली सी तब्दीली वाक़ई हो रही है, लेकिन उनका असर शय की तलब पर क्या है बहुत भारी पड़ रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ी तब्दीली का क्या है वो बायस बन रहा है। इस वजह से इससे कहा गया है कि ये निस्बतन लचकदार तलब है या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, जो ED इज़ ग्रेटर देन 1 यानी कि ED बड़ा है 1 से क्या है वो ज़ाहिर कर रहा है। तो निस्बतन लचकदार तलब की सूरत में तलब की जो लचक पजीरी की अददी कदर होती हैं वो इकाई से क्या है बढ़कर पाई जाती है। आइए अब हम 5वीं किस्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है निस्बतन गैर लचकदार तलब, जिसे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड भी क्या है कहा जाता है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड या निस्बतन गैर लचकदार तलब एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें किसी शय की कीमत में आने वाली फीसदी तब्दीली उस शय की मकदार तलब में बहुत छोटी तब्दीली का बायस बनती है। जिस तरीके से हमने देखा कि निस्बतन लचकदार तलब में शय की कीमत में मामूली सी तब्दीली से शय की तलब में एक बहुत बड़ी तब्दीली क्या है वाक़ई हो रही है, लेकिन निस्बतन गैर लचकदार तलब में किसी शय की कीमत में आने वाली फीसदी तब्दीली से उस शय की मकदार तलब में अगर मामूली सी तब्दीली, बहुत नहीं बल्कि बहुत छोटी सी तब्दीली क्या है अगर वहाँ पर पेश आ रही है तो उसे कहा गया है कि ये निस्बतन गैर लचकदार तलब है। तलब की ऐसी लचक पजीरी गैर लचकदार क्या है तलब कहलाती है। यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं कि ED इज़ स्मॉलर देन 1 यानी कि ED छोटा है 1 से। यहाँ पर ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक शय की कीमत 10 रुपये है और मकदार तलब क्या है 100 इकाइयाँ हैं और कीमत में कमी होकर 8 रुपये क्या है वो पहुँच जाती है, और नतीजे के तौर पर मकदार तलब में 110 इकाइयों का इजाफा हुआ है, यानी कि 100 इकाइयों के बजाय कीमत कम होने के बावजूद से कि 10 रुपये कीमत होने पर 100 इकाइयाँ तलब की जा रही थी, जबकि कीमत 8 रुपये हो गई तो इकाइयों को बढ़ जाना चाहिए था। जिस तरीके से क्या है यहाँ पर निस्बतन लचकदार तलब में हमने देखा था कि जब कीमत क्या है 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है तो अचानक इकाइयों में इजाफा होकर 100 से 150 तक पहुंच जाती हैं। लेकिन निस्बतन गैर लचकदार तलब में यहाँ पर क्या है कीमतों में कमी तो हो रही है, लेकिन जो मकदार तलब है उसमें 150 तक नहीं बल्कि सिर्फ क्या है एक मामूली सी तब्दीली क्या है देखने में आई है कि 100 इकाइयों के बजाय वो 110 तक क्या है वो पहुँच जाती है। तो इस तरीके से क्या है एक मामूली सा इजाफा क्या है आपको नज़र आता है। तो एक शय की कीमत 10 रुपये होने पर मकदार तलब क्या है 100 इकाइयाँ थी और कीमत में कमी होकर वो 8 रुपये तक पहुँच जाती है, तो नतीजे के तौर पर मकदार तलब में क्या हो रहा है 110 इकाइयों का इजाफा हो रहा है। तो मकदार तलब में आने वाली जो तब्दीली है वो मामूली सी क्या है इजाफे को ज़ाहिर करती है। तो इस तरह से मकदार तलब में आने वाली फीसदी तब्दीली कीमत में आने वाली फीसदी तब्दीली से कम पाई जाए तो उसे हम क्या है निस्बतन क्या है गैर लचकदार या कम लचकदार तलब भी क्या है कह सकते हैं। तो निस्बतन जो लचकदार तलब के सिलसिले में तलब की लचक पजीरी की जो अददी कदर होती है वो इकाई से क्या है कम पाई जाती है। तो इस तरीके से ये 5 किस्में क्या है यहाँ पर हमने देखा है। व्हाट इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो दूसरी किस्म पाई गई थी उसमें ये जिक्र किया गया था कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि किस तरह से क्या है आमदनी में तब्दीली की वजह से शय की मकदार तलब में क्या है तब्दीली वाक़ई हो रही है। आइए अब हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो कीमत तलब की लचक पजीरी है उसकी पैमाइश भी क्या है किस तरीके से की जाती है। तो बताया जाता है कि तलब की जो लचक पजीरी होती है उसकी पैमाइश करने के 3 तरीक़े होते हैं। एक होता है जुमला मसारिफ का तरीक़ा, दूसरा होता है नुक़ाती तरीक़ा और तीसरा होता है खौसी तरीक़ा। जुमला मसारिफ का तरीक़ा यानी कि जो टोटल आउटले मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, जिसमें यानी कि मसारिफ को मद्देनज़र रखा जाता है, यानी कि अखराजात को क्या है मद्देनज़र रखा जाता है। इस तरीक़े को अल्फ्रेड मार्शल ने क्या है पेश किया था। इसमें कीमत तलब की लचक पजीरी की पैमाइश जुमला खर्च में आने वाली तब्दीली की बुनियाद पर की जाती है, जो किसी शय की कीमत में आने वाली तब्दीली का नतीजा होती है। इस तरीक़े पैमाइश के ज़रिए कीमत में तब्दीली से पहले और बाद में
ایک خریدار کی نقطۂ نظر سے جملہ خرچ اور ایک فروخت کنندے کی جو نقطۂ نظر سے جو جملہ آمدنی کا موازنہ کرنے میں کیا ہے مدد ملتی ہے، اسے ہم کیا ہے یہاں پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مقدار طلب کو شے کی قیمت سے ضرب دے کر جملہ خرچ کیا ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو جملہ مصارف ہیں وہ یہاں پر یعنی کہ بتاتے ہیں کہ قیمت اور مقدار طلب کا کیا ہے یہ مجموعہ ہوتے ہیں، یعنی کہ قیمت اور مقدار طلب کو آپس میں ضرب دے کر جو کچھ بھی حاصل شدہ یعنی کہ مقدار ہوتی ہے وہ جملہ مصارف کو کیا ہے ظاہر کرتی ہے۔ تو جملہ مصارف کا جو طریقہ ہے وہ قیمت طلب کی لچک پذیری کے 3 اقسام کی کیا ہے وضاحت کرتا ہے۔ ایک لچکدار طلب کی، دوسرا طلب کی اکائی لچک کی، اور تیسرا غیر لچکدار طلب کی کیا ہے یہاں پر وضاحت کر رہا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لچکدار طلب کیا ہوتی ہے۔ الاسٹک ڈیمانڈ، تو قیمت میں کمی کے ساتھ اگر جملہ مصارف میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمت میں اضافے سے جملہ مصارف میں کمی ہوتی ہے تو اسے طلب کی لچک پذیری کو لچکدار طلب یعنی کہ ED=1 ہے کہا جاتا ہے۔ مثلاً ابتدا میں جب اگر فرض کیجئے کہ کسی شے یعنی کہ اگر سیب کی ہم مثال لیتے ہیں تو اگر سیب کی قیمت میں 6 روپے کیا ہے سے قیمت گھٹ کر کیا ہے 5 روپے تک کیا ہے پہنچ جاتی ہے تو جملہ خرچ پر 600 روپے میں سے کیا ہے 1000 روپے تک کیا ہے اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لچکدار طلب۔ جبکہ طلب کی اکائی لچک کا مطلب ہے اگر قیمت میں اضافہ اور کمی کے باوجود جملہ مصارف مستقل ہوتے ہوں، تبدیل نہ ہوں، مستقل ہوتے ہوں تو قیمت طلب کی لچک پذیری اکائی کے برابر پائی جاتی ہے۔ اسے ہم لچکدار طلب ED=1 کے ذریعے سے کیا ہے ظاہر کرتے ہیں۔ غیر لچکدار طلب میں اگر جملہ مصارف میں قیمت میں کمی اور اضافے سے اضافہ ہوتا ہو تو اس عمل کو قیمت طلب کی لچک پذیری یعنی کہ غیر لچکدار ED=1 کیا ہے کہا جاتا ہے۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں ہم نخاتی طریقہ۔ تو نخاتی طریقہ جسے ہم پوائنٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ قیمت طلب کی لچک پذیری کے لیے نخاتی طریقے کو کیا ہے یہاں پر الفریڈ مارشل نے پیش کیا تھا۔ اس طریقے کو جیومیٹرک طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جو طلب کی لچک پذیری ہوتی ہے اس کی پیمائش کرنے کا یہ طریقہ قیمت میں آنے والی خلیل تبدیلیوں کے لیے یعنی کہ چھوٹی سی تبدیلیوں کے لیے کیا ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ قیمت میں آنے والی چھوٹی سی تناسبی تبدیلی کے نتیجے میں مقدار طلب میں آنے والی تناسبی تبدیلی کی کیا ہے یہ پیمائش کرتا ہے۔ اس طریقے میں کسی نقطے پر خط طلب کے نچلے حصے سے اوپری حصے کا کیا ہے تناسب ہوتا ہے، بشرط کہ خط طلب ایک سیدھا خط ہو تو ہم آسانی سے کیا ہے یہاں پر پیمائش کر سکتے ہیں۔ خط مستقیم خط طلب یعنی کہ سیدھی لکیر پر جب طلب کی لچک پذیری ہوتی ہے تو ہر نقطے پر کیا ہے یہ علیحدہ ہوتی ہے۔ سیدھی لکیر والے خط طلب پر کسی بھی نقطے پر لچک پذیری کی پیمائش کے لیے کیا ہے ہم یعنی کہ باضابطہ کیا ہے ہم یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں نخات کے ذریعے سے ED=∞ ہو یا ED=1 ہو یا ED=1 ہو یا ED=1 ہو یا ED=0 ہو۔ اس طریقے سے ہم کیا ہے بآسانی اس خط طلب پر اس طریقے سے ہم یعنی کہ طلب کی لچک کی پیمائش کیا ہے بآسانی کیا ہے کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں جس کا نام ہے خوصی طریقہ۔ تو خوصی طریقہ جو پایا گیا ہے یہ خوصی طریقہ دراصل نخاتی طریقے پیمائش کے یعنی کہ جو پوائنٹ میتھڈ جو پایا گیا تھا اس کے استعمال میں موجودہ جو مختلف قسم کے مسائل پائے گئے تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے یہ واضح کیا گیا ہے۔ نخاتی طریقہ قیمت میں آنے والی بہت ہی معمولی تبدیلیوں کے لیے موزوں ہے۔ نخاتی طریقہ اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ کسی شے کی قیمتوں اور مقدار طلب میں تبدیلی سے متعلقہ جو مکمل اعداد ہوتے ہیں وہ اعداد و شمار کیا ہے وہاں پر موجود ہوں۔ حقیقت میں قیمت اور مقدار میں کیا ہے جو آنے والی معمولی سی تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلیوں کی معلومات حاصل کرنا کیا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ طلب کی جدولوں میں قیمت اور جو طلب کی مقدار ہوتی ہے ان کے بارے میں کیا ہے ایک بہت بڑا خلا کیا ہے پایا گیا ہے۔ ان حالات میں صحیح نتائج کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو نخاتی طریقے میں موجود نقائص سے بچنے کی خاطر ہی ماہرین معاشیات نے ایک نیا طریقہ کیا ہے تجویز کیا ہے، اسی طریقے کو خوصی طریقہ بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔
लफ्ज़ खौस या कर्व हम जिसे कहते हैं उससे मुराद ख़त तलब का एक हिस्सा है। इस तरीक़े में कीमत और तलब की मक़दारों यानी कि दोनों से मुताल्लिक़ पुराने और नए आदाद व शुमार के दरमियानी नुक्ते को क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीक़ा ख़त तलब के एक हिस्से पर दो नुक़ात के दरमियान तलब की लचक पजीरी का क्या है, मुताला करता है। लिहाजा खौसी तरीक़े को औसत तब्दीली की लचक पजीरी भी क्या है, कहा जाता है। तो ये था तलब की कीमत, तलब की लचक पजीरी की पैमाइश के तरीक़े। हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है देखा था, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मुतख़ात तलब की लचक पजीरी क्या है, इससे मुताल्लिक़ भी क्या है हमने मालूमात हासिल की हैं। कि आमदनी तलब की लचक पजीरी में हमने देखा कि आमदनी में तब्दीली की वजह से, यानी कि आमदनी में सारिफ की जो आमदनी होती है उस आमदनी में तब्दीली यानी कि इजाफा भी हो सकता है या कमी भी वाक़ हो सकती है। तो दोनों तरह की तब्दीली वाक़ होने के सिलसिले में मक़दार तलब में पैदा होने वाली असर पजीरी को आमदनी तलब की लचक पजीरी कहा जाता है। जबकि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसमें ये बताया गया है कि मुतख़ात तलब की लचक पजीरी से मुराद किसी शय की मक़दार तलब में होने वाली वो तब्दीली जो उसकी मुतालिक़ा शय की कीमत में होने वाली तब्दीली का नतीजा होती है, जबकि दीगर चीज़ें क्या हैं यहाँ पर यानी कि मुस्तकिल पाई जाए। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इसकी किस्में कितनी तरह की होती हैं, कीमत तलब की लचक पजीरी क्या है, आमदनी तलब की लचक पजीरी क्या है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। साथ ही साथ हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग इश्तिहारी तलब की लचक पजीरी क्या होती है या तनासुबी तलब की लचक पजीरी क्या होती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कीमत तलब की लचक पजीरी के 5 अक़साम कौन कौन से पाए गए हैं, ग्राफ के ज़रिए से हमने उसका क्या है मुताला किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि तलब की लचक पजीरी के पैमाइश के 3 तरीक़े कौन कौन से होते हैं, मसारिफ़ का तरीक़ा, मुख़ाती तरीक़ा और खौसी तरीक़ा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।